हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे से होंगे। हम आज शुरू कर रहे हैं हमारा स्टडी सेशन नंबर 5 फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और हमने शुरू किया था चैप्टर लिवरेज। अभी तक ऐसा हमने लिवरेज का कुछ पढ़ा नहीं है। हमने जो भी किया वो बेसिक्स किया। एफएम शुरू करें उससे पहले कुछ बेसिक्स जो हमें एफएम में यूज आने वाले हैं हमने वो सब किया। क्या क्या कर चुके हैं हम अब तक। हमने फर्स्ट लेक्चर में इन एफएम के बारे में समझा, थोड़ा बहुत एफएम के डेफिनेशन वगैरह, वैसे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं किया क्योंकि हमें अभी तक एफएम से रिलेटेड टर्म्स ही नहीं पता। लिवरेज क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, वो जैसे जैसे करेंगे हमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड, फिर हमने उस लेक्चर में इनकम स्टेटमेंट भी बनाना सीखा और हमें समझ में आया कि एक लॉजिकल सीक्वेंस है। सेल्स के बाद वीसी, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, देन ईबीआईटी, इंटरेस्ट एंड सब कुछ। आज हम इसको यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट फिर हमने सेकंड सेशन में क्या किया। सेकंड सेशन में हमने कहा जी कॉस्ट जो हमने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट डिफाइन की उसको हमने और थोड़ा डिटेल में समझा। हमने कॉस्ट का डेफिनेशन समझा कि वीसी किस तरीके का रिलेशनशिप रखता है सेल्स के साथ में और फिक्स कॉस्ट कैसा रखता है। देन हमने कुछ बेसिक टर्म्स रेशियो से रिलेटेड पढ़ने शुरू किए जो कि हमारे इस चैप्टर में काम आने वाले। और हमने 3-4 रेशियो उस वक्त कर लिए थे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स हमने उस लेक्चर में किए। नेक्स्ट ऑनवर्ड सेकेंड थर्ड लेक्चर में हमने वापस उसी चीज को कंटिन्यू किया और हमने बहुत डिटेल में आरओआई, आरओई, क्योंकि ये टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है। देन डिविडेंड रेट, यील्ड पे आउट, अगेन ये भी टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा एफएम में, वो भी पूरी तरीके से समझा। अब आपको ये याद होने चाहिए। फोर्थ लेक्चर में उसी को कंप्लीट किया और हमने बाकी के सारे रेशियोज, टर्नओवर रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, उसमें हर टर्म का क्या मीनिंग है, एंड देन कुछ मार्केट रिलेटेड टर्म, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड अर्निंग यील्ड, डिविडेंड यील्ड, ये सब हमने उस रिटेंशन रेशियो, पी रेशियो, ये सब हमने अब तक कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, आज का एजेंडा क्या रहेगा। आज का एजेंडा, अब हम इस चैप्टर के स्पेसिफिक 3 फॉर्मूले, 3+3 × 2, हर एक के 2 फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं। फॉर्मूले रटेंगे नहीं, हम पूरा डिराइव करेंगे। जितना डिराइव करेंगे हमें एमसीक्यू में उतना ही इजी रहेगा क्योंकि एमसीक्यू अब पूरा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड आते हैं। तो जब कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड आते हैं तो आपको हर फॉर्मूले का डेरिवेशन तक आना चाहिए कि आया कहां से है, ये इसका लॉजिक क्या है। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है तो मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है, क्योंकि हर फॉर्मूले के साथ में कुछ चीजें कांस्टेंट करनी पड़ती है। अगर वो चीजें कांस्टेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। यहीं से हम आगे आज शुरू कर रहे हैं। हम अब इस चैप्टर लिवरेज के बारे में समझना शुरू करते हैं और ये मानते हुए चलते हैं कि आपको वो सारे इनकम स्टेटमेंट, वीसीएफसी और जितने रेशियो हमने अब तक पढ़े हैं सब कुछ अब याद है, क्योंकि उसके बाद अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस पे वो सारे टर्म यूज होना शुरू होंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लिवरेज टर्म। सबसे पहले अब ये टर्म लिवरेज का मीनिंग ही क्या है, लिवरेज का मतलब क्या है, और जब कहते हैं कि फर्म इज अ लीवर्ड फर्म, इसका मीनिंग क्या होता है। मार्केट में ये जब टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि फर्म इज अ लीवर्ड फर्म और फर्म इज अ अनलीवर्ड फर्म, इसका मीनिंग क्या है। तो ये टर्म क्या है, लिवरेज। लिवरेज बेसिकली एक मैथमेटिक्स जो कि हम यूज करते हैं रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए, उसके लिए यूज की जाती है। इस टर्म के अलग अलग जगह अलग अलग सिनोनियम के तौर पे इसको यूज करते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं दैट इज रिस्क। तो हम सबसे पहले फाइनेंस में हमने रिस्क क्यों पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग यानी कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस और यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, दोनों के लिए सबसे बड़ा और पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन्वेस्टर आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है। जनरली जवाब आता है कि उस इन्वेस्टमेंट से उसको कितना रिटर्न मिलेगा। नहीं, रिटर्न इज नॉट द फर्स्ट क्राइटेरिया, बिकॉज अगर रिटर्न ही फर्स्ट क्राइटेरिया होता तो स्मगलिंग कर लो, क्या फर्क पड़ता है। स्मगलिंग कर लो, स्मगलिंग सारे नेगेटिव जो अनएथिकल काम है सब कर लो, उसमें तो क्या होगा, आपके रिटर्न बहुत अच्छे होंगे। बट
उसमें आगे साथ में क्या है, रिस्क भी एसोसिएटेड है। तो सिर्फ रिटर्न को देख के डिसीजन नहीं लिया जा सकता। सबसे पहला क्राइटेरिया जो इन्वेस्टर यूज करता है अपने डिसीजन मेकिंग के लिए वो है रिस्क, कि जहां पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, या कंपनी भी अगर कोई डिसीजन लेती है किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, तो कंपनी सबसे पहले क्या जज करती है, कंपनी सबसे पहले चेक करती है कि जो रिस्क लेवल है उस नए प्रोजेक्ट का, या इन्वेस्टर ये चेक करता है कि मैं जिस कंपनी में या जिस बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं उस बिजनेस का जो रिस्क लेवल है वो मेरे रिस्क एपेटाइट के अंदर है या बियॉन्ड जा रहा है। अगर नया प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है पर वो उसका रिस्क लेवल मेरे रिस्क एपेटाइट से बियॉन्ड जा रहा है, तो एज अ इन्वेस्टर मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक 70-80 इयर्स ओल्ड पर्सन हूं और मेरे पास में रिकरिंग इनकम का कोई सोर्स नहीं है, बट आई हैव अ कैपिटल ऑफ और आई हैव अ वेल्थ ऑफ ऑलमोस्ट 1 CR जो मैंने अपने पूरी लाइफ में अर्न करके सेव किए। अब मैं ये 70-80 इयर्स का पर्सन क्या इस वेल्थ को किसी हाई रिस्क की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता हूं क्या, जहां पर चांसेस 100 का 200 और 100 का 0 कुछ भी हो सकता है? क्या ऐसा करना ठीक रहेगा क्या? क्योंकि बात समझिए, जब रिस्क ज्यादा होती है तो रिटर्न ज्यादा मिलता, ऐसा नहीं है, पर ज्यादा रिटर्न के लिए आपको ज्यादा रिस्क लेनी पड़ती है, पर ज्यादा रिस्क लेने से ज्यादा रिटर्न आएगा ऐसा सर्टेन नहीं है। तो क्या ये 80 इयर्स ओल्ड पर्सन किसी हाई रिस्क की वेंचर या इक्विटी का शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है क्या, जब उसके पास में और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है? कल को अगर इक्विटी मार्केट नीचे आ गया या वो वेंचर फेल हो गया तो ये जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है ओवर द कंप्लीट लाइफ ये खत्म हो जाएगी। फिर ये 80 इयर्स का बंदा जाएगा कहां जीने के लिए? उस वक्त क्या फिर लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे जीने के लिए, नेसेसिटीज के लिए भी? तो इवन दो हाई रिटर्न यील्डिंग प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स होंगे, स्टिल अगर एज अ इन्वेस्टर वो प्रोजेक्ट्स वो इन्वेस्टमेंट मेरे रिस्क एपेटाइट के बियॉन्ड जा रहे हैं, मेरे को उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एज अ 80 इयर्स ओल्ड जिसका कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मुझे अपनी वेल्थ ऐसी जगह इन्वेस्ट करनी चाहिए जहां एटलीस्ट कैपिटल तो सिक्योर हो, ताकि एटलीस्ट लाइफ तो निकल जाए, नेसेसिटीज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहला क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग के लिए, फाइनेंस के डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या हुआ? रिस्क। तो अब हमें रिस्क को क्या करना पड़ेगा? अच्छा, अब ये रिस्क भी बड़ी ऐसी टर्म है जिसको लोग क्वालिटेटिवली जवाब दे देते हैं। हम गए इन्वेस्टर के पास में फंड्स रेज करने के लिए, लेट्स से आई एम एंटरप्रेन्योर और मैं गया फंड्स रेज करने के लिए इन्वेस्टर के पास में। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि इन्वेस्टर सबसे पहले क्या पूछेगा, भैया रिस्क लेवल कितना है? तो मैंने उसको बोल दिया कि सर थोड़ा सा ही रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है, थोड़ा सा ही रिस्क। ये जो थोड़ा सा रिस्क है वो क्वालिटेटिव आंसर है। जो रिस्क शायद मेरे लिए थोड़ी है वो शायद इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा है। मैं इस बार इसमें कई बार एग्जांपल देता हूं क्लास में कि दो लोग ड्राइव कर रहे हैं। मैं जनरली ड्राइव करता हूं 40 की स्पीड के आसपास और मेरी ड्राइविंग बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, ऐसा कुछ यूं जिग जैग टर्न नहीं करता। और मैं कई लोगों को देखता हूं रोड पे जो 60 तो नॉर्मली ड्राइव कर लेते हैं और उसके बाद भी वो इस तरीके से लहरा के बल खा के चल रहे होते हैं। तो उन लोगों को 60 वाली भी स्पीड और वो जो लहरा के चलने वाली जो ड्राइविंग है उनको रिस्की नहीं लगती है, पर वैसे लोग अगर मेरे पास से निकल जाते हैं तो उनकी वो ड्राइविंग मेरे को रिस्की लगने लग जाती है कि ये कहीं अंदर आ जाएगा, कहीं मेरी गाड़ी के साथ में एक्सीडेंट कर जाएगा। तो जो रिस्क लेवल हो सकता है उस एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत थोड़ा है, उसका क्या पैसा लगा हुआ, पैसा तो बेचारे इन्वेस्टर का लगेगा। वो शायद इन्वेस्टर के लिए बहुत हाई रिस्क हो और इन्वेस्टर को उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब इस रिस्क का ये जो क्वालिटेटिव आंसर है ये ठीक नहीं रहेगा। वी नीड अ न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव आंसर, ताकि इसको एक स्केल 0 to 10, 10 इज द मैक्सिमम रिस्क, और एज अ इन्वेस्टर अगर मेरा बेंचमार्क 6 है तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट 6 के क्रॉस कर रही है रिस्क लेवल में क्वांटिटेटिवली, मुझे उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, दो इट इज गिविंग वेरी हाई रिटर्न्स।
यहां पर हम यही करने वाले हैं। और जब आप इन रिस्क को क्वांटिफाई करते हो जो बिजनेस में अवेलेबल है, उन रिस्क, वैसे बहुत सारे तरीके की रिस्क होती है, बिजनेस रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, मार्केट रिस्क, इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। एक टर्म बड़ी स्ट्रेट फटाफट लाइन पढ़ते हैं एडवर्टीजमेंट में फाइनेंशियल सर्विसेज वाले, इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड सो ऑन। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, जियोपॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, प्राइस रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, बहुत सारी हमारे कोर्स में है इनको क्वांटिफाई करना। इंटरेस्ट रेट रिस्क, प्राइस रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, सीए फाइनल एएफएम में आएगी। मार्केट रिस्क का यूज हमारे यहाँ इंटर में है, क्वांटिफिकेशन आपका सीए फाइनल में आएगा, बीटा। हमारे यहां पर भी कुछ रिस्क को क्वांटिफाई करना है। ये सारी रिस्क अलग अलग तरीके की। सबसे पहला टर्म आता है, ये रिस्क है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क। रिस्क का मतलब होता है, जनरली जवाब आता है रिस्क का मतलब लॉस होना। नो, रिस्क का मतलब लॉस होना नहीं है। जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हो, रिस्क क्या है कि मैंने, अपन बोलते हैं हमने रिस्क ली, हम अपन बोलते हैं कि भाई हमने रिस्क ली। क्या रिस्क ली, हमने एक नया बिजनेस शुरू किया। रिस्क ये है, मैंने ये नया शुरू किया स्टार्टअप, तो अब मेरे को रिस्क क्या है। रिस्क इज दैट कि ये अगर क्लासेस अच्छी लगी सबको, तो क्या होगा, लोग सब्सक्राइब करेंगे, खरीदेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी क्या करेंगे, जूनियर्स को रिकमेंड करेंगे, एंड दिस विल जनरेट रेवेन्यू फॉर मी विच विल फाइनली यील्ड प्रॉफिट फॉर मी। नेगेटिव केस नहीं अच्छा लगता, तो उस केस में कस्टमर यूज नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो ये मेरे लिए जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो सारा का सारा क्या होगा, टाइम, एफर्ट्स, मनी, कुछ भी कह लीजिए, वो सब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ये अनसर्टेनिटी ही रिस्क है। दिस अनसर्टेनिटी वेदर इट विल जनरेट प्रॉफिट और लॉस इज रिस्क। इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस बोथ आर आउटकम ऑफ रिस्क, बोथ आर आउटकम ऑफ रिस्क। सिर्फ लॉस होगा इज नॉट रिस्क, प्रॉफिट भी हो सकता है। हाई रिस्क लोगे, हाई प्रॉफिट के चांस है, लेकिन फिर हाई लॉस के भी चांस। लो रिस्क लोगे, लो प्रॉफिट होगा, लो लॉसेस भी होंगे, लॉसेस भी फिर ज्यादा नहीं होंगे। ये जो अनसर्टेनिटी है, इसको रिस्क कहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि अब इस रिस्क को क्वांटिफाई कैसे करेंगे, न्यूमेरिकली कैसे डिफाइन करेंगे। तो न्यूमेरिकली डिफाइन करने का काम आप ऑलरेडी कर चुके हो फाउंडेशन के अंदर। न्यूमेरिकली क्वांटिफिकेशन आप ऑलरेडी सीख चुके हो। रिस्क का मतलब क्या है कि जी, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके कारण आपका प्रॉफिट या लॉस, जो कि आप, वो डिपेंड करता है, सेल्स होगी या नहीं होगी, उसके कारण आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड करता है। यहां पर दो चीजों का रिलेशनशिप है जिसको आप स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, एक एक्स है और एक वाई है। तो जब आप इन दो चीजों के बीच में हाउ मच वाई इज गोइंग टू चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन दी एक्स, इस तरीके से आप इसको क्वांटिफाई करते हो, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में इनपुट करते हो। दिस इज नथिंग बट एल्स क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क। और ये आप ऑलरेडी कर चुके मैथमेटिक्स में, डिफरेंशिएशन dy upon dx, differentiation of y with respect to differentiation of x, where y is dependent and x is independent। कि जी x चेंज होगा तो y कितना चेंज होगा, कि जी सेल्स चेंज होगी तो प्रॉफिट कितना चेंज होगा। ये सब आप ऑलरेडी मैथमेटिकल कर चुके हो। अब हम उसका क्या करने वाले हैं, कॉमर्शियल एप्लीकेशन करने वाले हैं। इनफैक्ट एक कॉमर्शियल एप्लीकेशन तो आप ऑलरेडी कर भी चुके हो। आप सब लोगों ने किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। इट इज प्राइस इलास्टिसिटी। Price elasticity of demand, quantity demand is equals to percentage change in
क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, और ये आता था -2। व्हाट डू यू मीन बाय दिस -2? सबसे पहले तो ये माइनस शो करता है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। पहला वेरिएबल प्राइस और दूसरा वेरिएबल क्वांटिटी डिमांड। तो प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये सब आपने फाउंडेशन में किया, डिमांड और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर में, इकोनॉमिक्स में भी। सवाल यह है, प्राइस के ऊपर डिमांड डिपेंड करती है, डिमांड के ऊपर प्राइस डिपेंड करती है? हु इज इंडिपेंडेंट एंड हु इज डिपेंडेंट वेरिएबल? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा, विच वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड विच वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट? यहां पर प्राइस इज इंडिपेंडेंट। क्यों? प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों भाई? प्राइस क्यों इंडिपेंडेंट है? जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा डिमांड होती है तो हम प्राइस बढ़ा देते हैं एज अ प्रोड्यूसर सेलर, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है। जब डिमांड हमारी ज्यादा आ रही है तो हम क्यों नहीं प्राइस बढ़ाएंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, हायर प्रॉफिट कमाएंगे। जनरली लोगों को ऐसा लगता है। डिपेंडेंट वेरिएबल, नो। क्वांटिटी डिमांड ज्यादा आ रही है, प्राइस इन्फ्लेट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप ये फॉर्मूला बनाते हो तो अपन एक एजम्पशन लेते हैं, परफेक्ट मार्केट एजम्पशन। हम मोनोपोली में नहीं है। मोनोपोली में तो फिर आप कुछ भी प्राइस बढ़ाओ ना, कुछ भी प्राइस बढ़ाइए, मोनोपोली नहीं है। हम परफेक्ट मार्केट, ये जो रिलेशनशिप हम डेवलप कर रहे हैं वो ऐसे सिनेरियो को देख के डेवलप कर रहे हैं जहां जो कि जनरली अवेलेबल है, और जनरली इट्स परफेक्ट मार्केट। मोनोपोली हर जगह नहीं होती है। तो परफेक्ट मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन आप एज अ सिंगल सेलर नहीं करते हो। यू आर प्राइस टेकर, यू आर प्राइस रिसीवर, यू आर नॉट प्राइस मेकर। मोनोपोली में प्राइस मेकर होते हो। तो अगर डिमांड ज्यादा है इसलिए आपने प्राइस बढ़ा दी, आपका डिमांड 0 पहुंच जाएगा, कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर के पास शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई जब चेंज होगी मार्केट में, उसके कारण प्राइस चेंज होगी और वो सभी सेलर्स के लिए एप्लीकेबल होगी। तो प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं है एज अ सेलर। एज अ सेलर प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं है, वो मार्केट डिटरमाइन करता है बेस्ड ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। ये सब पढ़ा हमने। और जब भी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्यों कम होगी? क्योंकि जो गुड्स पहले कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता था, हो सकता अब वो उसके बजट के बियॉन्ड चला गया। तो जब उसके बजट के बियॉन्ड चला गया तो वो इंफीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट होगा, उससे लोअर क्वालिटी गुड्स की तरफ शिफ्ट होगा। तो हमारे हायर क्वालिटी गुड्स जिसका प्राइस बढ़ा है उसकी डिमांड कम होगी ही होगी। जब प्राइस गिरता है तो डिमांड क्यों बढ़ती है? क्योंकि पहले जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे अब वो भी अफोर्ड करना शुरू हो जाएंगे हाई क्वालिटी गुड्स, तो उसके कारण डिमांड बढ़ेगी। कुछ रीजंस ऐसे हमने समझे। तो इससे हमें समझ में आया कि अगर परफेक्ट मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन है, तो अगर प्राइस विल बी इंडिपेंडेंट बिकॉज वो अनकंट्रोलेबल है, उसके चेंज के कारण हमारी डिमांड क्या होगी? चेंज होगी। और वो रिलेशनशिप अभी -2 है। ये -2 क्या शो करता है? ये -2 शो करता है कि जी पहले तो इनके बीच में इनवर्स है, एक बढ़ेगा दूसरा गिरेगा, और पहला गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा। और पहला कौन है? इंडिपेंडेंट। दूसरा कौन है? डिपेंडेंट। और ये रिलेशनशिप है 2। इसका मतलब अगर प्राइस 1% गिराओगे तो डिमांड 2% बढ़ेगी, और प्राइस 1% बढ़ाओगे तो डिमांड 2% गिरेगी। आई होप ये सब कुछ याद आया सभी को। यही हमारा जनरल फॉर्मूला है किसी भी तरीके के रिस्क को क्वांटिफाई करने का। इसी से बनाते हैं जनरल फॉर्मूला, जनरल क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क। क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क, जिसको हम यहां पर लिवरेज बोलने वाले हैं, इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कि जी इंडिपेंडेंट के चेंज होने के कारण मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज होता है, वो कितना अनसर्टेन है, उसको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या कर रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं. तो दिस इज द फाइनल जनरल फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर. यही हमारा डीओएल, यही हमारा डीएफएल और यही हमारा डीसीएल या डीटीएल कहिए, तीनों के लिए यही जनरल फॉर्मूला यूज करने वाले. अब ये जनरल फॉर्मूला क्या है, उससे यूज करना शुरू करते हैं. सबसे पहले एक काम करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं. सबसे पहले एक इनकम स्टेटमेंट लगेगा, इसीलिए सबसे पहले आपको इनकम स्टेटमेंट सिखाया गया, जिसमें एक ओरिजिनल लेवल लेते हैं, पर्टिकुलर सेल्स, ये एग्जिस्टिंग लेवल के नंबर्स ले लेते हैं. एट द रेट 10 रुपीज है, पहले यूनिट्स लिख देते हैं. यूनिट्स 10,000 यूनिट सेल हो रहे हैं. प्रोड्यूस एंड से सोल्ड आर इक्वल, हमने अजम्पशन लिया, प्राइम अजम्पशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर जीरो या इक्वल है, तो प्रोडक्शन क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू सोल्ड क्वांटिटी. तो हमारी सेल्स कितनी हो जाएगी, सेल्स एट द रेट 10 पर रुपीज कर देते हैं, तो 10,000 है तो 1 लाख हो जाएगी. नेक्स्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 4 रुपीज, 40,000. इससे बनेगा हमारा कंट्रीब्यूशन. कितना आएगा कंट्रीब्यूशन, 60,000. क्या माइनस होगा इसमें से, लेस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लेट्स से 20,000 है, 25 कर दें, 20,000 ही रखते हैं, चलिए कोई बात नहीं, नहीं चलो 25 करते हैं, नहीं तो 40,000 नंबर में प्रॉब्लम आएगी. 20,000, 5,000 बाई 6, 28, 27, ठीक है चलेगा, जो भी है देखा जाएगा. राउंड अनराउंडेड नंबर आएगा, रैंडम नंबर्स पे काम कर, रैंडम नंबर से. तो अगर मैं आपको यूनिट्स दे दूं, सेलिंग प्राइस दे दूं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दूं, या पीवी रेशियो दे दूं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, एंड फिक्स कॉस्ट दे दूं, तो क्या यहां तक पहुंच सकते हैं, क्या बिल्कुल पहुंच सकते हैं. पीवी रेशियो याद है सभी को, कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन, लास्ट क्लास में आई थिंक किया हमने पीवी रेशियो. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और यहां हमने पीवी रेशियो के बारे में समझा था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. और कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स पीवी रेशियो आप किसी भी लेवल पे कैलकुलेट कर सकते हो, वो 1 यूनिट पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो 100 पे भी कर सकते हो, 1000 पे भी कर सकते हो, वो कांस्टेंट रहेगा. तो अगर सेल्स है आपके पास में, तो क्या कंट्रीब्यूशन निकल सकता है अगर पीवी रेशियो दिया हो, यस. और अगर कंट्रीब्यूशन है, सेल्स है, तो बीच का मिडिल वैल्यू आपका क्या, वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट हो जाएगा. नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, अब क्या आएगा जी, ईबीआईटी. ईबीआईटी, लो जी ईबीआईटी तक आ गए. सबसे पहला पार्ट हमारा यहां पर रुक जाएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, यहां रुक गए. क्यों रुक गए, क्योंकि इसके नीचे का पार्ट अगर देखें, सेल से लेके ईबीआईटी तक, दिस इज रिलेटेड टू हाउ बिजनेस इज ऑपरेटिंग, इट्स एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग. पैसा कहां से आया, प्रेफरेंस से आया, डेट से आया, इक्विटी से आया, इस पार्ट को उससे कोई लेना देना नहीं. 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की मशीन आप जो खरीद के लाए हो, वो पूरी इक्विटी से लाए हो, आधा डेट से लाए हो, आधा इक्विटी से लाए हो, 60-40 से लाए हो, किस रेशियो में लाए हो, पैसा कहां से, उससे कोई मतलब नहीं. मशीन का क्या वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, उससे कभी चेंज नहीं होगा, पैसा कहां से आया. इसलिए हमने ऊपर वाले पार्ट को, यहां से लेके यहां तक के पार्ट को क्या बोल दिया था, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बोल दिया था. अब यहां पर अगर बात करें, इस स्टेटमेंट में कोई रिस्क है क्या, कोई अनसर्टेनिटी है क्या अगले साल के लिए, अगले पीरियड के लिए. हाँ, अनसर्टेनिटी दिखेगी आपको. अगर मैं यहां पर जाता हूं लेवल 1, लेवल 1,
अगर अगले साल, अब मेरे यहां पर हमारे जो भी सीनियर्स होंगे, अगर हमें क्वेश्चन पूछते हैं, लेट्स से आई एम अ सीएफओ और मेरे सीनियर मेरे से पूछते हैं कि जी अगर अगले साल 10% सेल्स बढ़ जाएगा तो क्या प्रॉफिट भी 10% बढ़ जाएगा? चेक करते हैं। अगर अगले साल लेवल 1 10% बढ़ता है तो 10,000 की जगह क्या हो जाएगा? 11,000। 1,00,000 मानते हुए चल रहे हैं, सेलिंग प्राइस और वीसी चेंज नहीं हो रही है, तो 1,10,000 की सेल्स हो जाएगी। कितनी बढ़ी कि जी 10%। वेरिएबल कॉस्ट का क्या हाल होगा? क्या ये कांस्टेंट रहेगी टोटल बेसिस पे? नो, पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी। 4 रुपए, 11,000 यूनिट बने तो कितना हो जाएगा? 44,000। ये भी 10% बढ़ी। अच्छा, ये परसेंटेज चेंज कैसे निकाल रहे हैं? परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज चेंज? फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंज इज न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू 100। आई थिंक ये तो सबको आता है समझ। 44,000 माइनस 40,000 अपॉन 40,000 इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? कंट्रीब्यूशन इज आल्सो 66,000 व्हिच इज आल्सो पॉजिटिव 10%। सब 10% बढ़ रहे हैं। फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? 25,000 में वो भी बढ़ जाएगा 10%। नहीं, नहीं, यूनिट के कारण कभी भी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है, वो पर यूनिट चेंज होती है, टोटल कभी चेंज नहीं होती। ये 25,000 ही रहेगी। यानी कितना चेंज आया? पॉजिटिव 0%। और इस 25,000 के होने के कारण इंपैक्ट ये हुआ, आपका ये जो नीचे वाला नंबर है वो हो गया जी 41,000। 41 और 35 से 41 होना, 41,000 न्यू वैल्यू माइनस 35,000 डिवाइडेड बाय 35,000 परसेंटेज इज इक्वल्स टू 17.143 प्लस 17.143% हो गया। यानी ये जो रिलेशनशिप 10% कंटिन्यू चल रहा था, ये रिलेशनशिप इस जीरो के आने के कारण क्या हो गया? नीचे चेंज हो गया, नीचे चेंज हो गया। और ये अनसर्टेन है। अगर ये 5% सेल्स बढ़ेगी तो ये 17 फिर नहीं बढ़ेगा, कुछ और बढ़ेगा। 5% सेल गिरेगी तो ये कुछ और गिरेगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, यही तो रिस्क है। This risk is called as ऑपरेटिंग रिस्क। कि जी मेरे सेल्स के X% चेंज होने के कारण नीचे मेरा EBIT ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का आखिरी वैल्यू कितना चेंज होगा, दैट इज अनसर्टेन एंड दिस रिस्क इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग रिस्क। ये रिस्क क्यों है? ये सब तो 10% कंटिन्यू नीचे तक चल रहा था, ये प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप एग्जैक्ट चल रहा था। दिस अनसर्टेनिटी, दिस डेविएशन arrived because of presence of this fixed cost, जो आपकी सेल्स के चेंज होने के कारण चेंज नहीं होती है। ये जो 0% चेंज हुआ, फिक्स कॉस्ट जैसे ही आई तो वो जो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप ऊपर से आ रहा था वो नीचे तक कंटिन्यू नहीं गया, वो ब्रेक हो गया रिलेशनशिप। ये ब्रेक इसलिए हुआ कि यहां पर एक चीज अनसर्टेन है, क्या हम ये फिक्स कॉस्ट पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो, वेरिएबल कॉस्ट अनसर्टेनिटी क्रिएट नहीं करता। क्यों नहीं करता वेरिएबल कॉस्ट? वो भी तो कॉस्ट है। कॉस्ट पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो प्रॉब्लम वेरिएबल कॉस्ट के साथ भी है, फिक्स कॉस्ट के साथ क्यों प्रॉब्लम है? हमेशा एक डर रहता है कि हम अपनी फिक्स कॉस्ट पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट का क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तभी इनकर होती है जब हम गुड्स को बना के बेचेंगे। अदरवाइज वेरिएबल कॉस्ट लगेगी नहीं। आप 0 यूनिट्स बनाओगे, 0 वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। ओरिजिन से शुरू होती है, ओरिजिन से शुरू होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, ओरिजिन से शुरू हुई थी। वो तभी लगती है जब आपका यूनिट्स बढ़ता है। तो यहां पर इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कभी अनसर्टेनिटी क्रिएट नहीं करेगी। सेल्स 10% बढ़ेगी, वीसी 10% बढ़ेगी। सेल्स 50% बढ़ेगी, वीसी 50% बढ़ेगी। सेल्स कम हो जाएगी तो वीसी भी कम होगी। प्रॉब्लम है फिक्स कॉस्ट, वेदर वी विल बी एबल टू पे आवर फिक्स कॉस्ट और नॉट, दैट इज द रिस्क। वो अनसर्टेन है, हम पे करने के लिए इनफ कंट्रीब्यूशन निकाल भी पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, इनफ सेल्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट इज द रिस्क। और इस रिस्क को ही जब आप न्यूमेरिकली देखते हो तो प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप क्या कर रहा है? इस रिस्क के कारण,
ये फिक्स कॉस्ट के मौजूद होने के कारण, प्रेजेंस के कारण आपके इनकम स्टेटमेंट में वो रिलेशनशिप नीचे तक क्या नहीं हो रहा है, कैरी नहीं कर पा रहा है। और इसी रिस्क को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क। बिजनेस के ऑपरेट करने की रिस्क, कि आप ये फिक्स कॉस्ट पे कर पाओगे या नहीं। और जब आप इसी रिस्क को क्वांटिफाई करते हो, देन इट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। लिवरेज रिप्रेजेंट रिस्क। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, शॉर्ट में DOL वर्ड चलता है। DOL इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ दैट रिस्क। ये जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी को -2 हमने डिफाइन किया, वैसे डिग्री DOL भी क्या करेगा, इस रिस्क को क्वांटिफाई कर देगा, और वो EBIT और सेल्स के बीच के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करेगा न्यूमेरिकली। व्हाट इज ऑपरेटिंग रिस्क? व्हाट इज ऑपरेटिंग रिस्क डिफाइन करते हैं। ऑपरेटिंग रिस्क इज operating risk is uncertainty that we will be, or we means business, will be able to generate sufficient contribution to meet out fixed operating cost। ये जो है रिस्क अनसर्टेनिटी, कि हम पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके लिए सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा, वो अनसर्टेनिटी ही ऑपरेटिंग रिस्क है। एंड ऑपरेटिंग रिस्क इज quantified using क्या term, degree of operating leverage, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं DOL, अलाउड है टर्म। अब ये DOL कैसे कैलकुलेट होगा वो देखते हैं, पर अभी एक और रिलेशनशिप मिल गया। एक रिलेशनशिप मिला कि जी जब जब सेल्स 10% बढ़ी, VC 10% बढ़ा, कंट्रीब्यूशन भी 10% बढ़ा। तो एक रिलेशनशिप है, परसेंटेज चेंज इन रिलेशनशिप नंबर 1। कहीं काम आएगा तो देखेंगे, परसेंटेज चेंज ऑफ कोर्स काम ही आएगा। परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन VC इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। ये परसेंटेज चेंज हमेशा सेम होंगे। अब इस रिस्क को क्वांटिफाई कैसे करें और फिर वेरीफाई कैसे करें, दोनों करके देखेंगे, दोनों अभी करते हैं। क्वांटिफाई करने का ये जनरल रूल है ही हमारे पास। जनरल रूल, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन ये है कि यहां पर डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। हाँ, वैसे तो हर चीज सेल्स पे डिपेंडेंट है, तो एक चीज समझ में आ गई, सेल्स इज इंडिपेंडेंट, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो कस्टमर की डिमांड होगी तो होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेल्स, वो फॉर श्योर। पर विच वेरिएबल इज द अल्टीमेट डिपेंडेंट ऑन एवरीथिंग? इट इज EBIT। डोंट से फिक्स कॉस्ट इज डिपेंडेंट, फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स है, उसमें तो कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं। अनसर्टेनिटी किसके कारण, किसमें हो रही है? EBIT फ्लक्चुएशन में हो रही है। सेल्स के कारण VC उतना ही फ्लक्चुएट होगा, देयर इज नो अनसर्टेनिटी, फ्लक्चुएशन फिक्स है, जो सेल्स चेंज होगा वही VC चेंज होगा। फ्लक्चुएशन कंट्रीब्यूशन की भी नोन है, अननोन नहीं है, अनसर्टेन नहीं है। जितना सेल्स चेंज होगा उतना कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगा परसेंटेज टर्म में। फिक्स कॉस्ट तो अनसर्टेन है ही नहीं, वो तो कांस्टेंट ही रहता है। अनसर्टेन क्या है? मेरा EBIT कितना फ्लक्चुएट होगा, 20% बढ़ेगा, 25% गिरेगा, कितना होगा वो मुझे पता नहीं। सेल्स के कारण मेरा इस EBIT पे क्या इफेक्ट आएगा वो मुझे पता नहीं। ये मेरे इन सभी ऊपर वाले वैल्यूज पे डिपेंडेंट है, तो अल्टीमेट डिपेंडेंट इज EBIT। अल्टीमेट डिपेंडेंट इज EBIT एंड अल्टीमेट इंडिपेंडेंट इज सेल्स। तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? सेल्स। एंड डिपेंडेंट कौन है?
EBIT, देखो बड़ा डिटेल में डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूं, लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो फॉर्मूला दो, अभी हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। DOL का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, डालो डेटा, आंसर निकालो इनकम स्टेटमेंट में। पर फिर वो फंस जाओगे MCQ में, जहां थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होगी वहां फंस जाओगे। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ये वहां पर दिक्कत देगा। इतना डायरेक्ट प्लेन वनीला क्वेश्चन नहीं आने वाला, अब एग्जाम में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है। हमारा फॉर्मूला क्या बना DOL का? DOL इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज। क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इट इज परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हाँ, सेल्स में अब ये हमारा रिलेशनशिप भी काम आ गया कि जी सेल्स में जो चेंज होगा वही VC में भी होगा, वही कंट्रीब्यूशन में होगा। तो आप सेल्स लिख सकते हो और VC लिख सकते हो और कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो। किसी का भी परसेंटेज चेंज लगा दो, एक ही बात होती है। तो यहां पर हमारा आंसर कितना आएगा? इट इज पॉजिटिव, कितना था जी? 17.143, 17.143% अपॉन पॉजिटिव 10%। परसेंट कैंसिल हुआ, 1.7143 टाइम्स में आएगा, इसके आगे परसेंट नहीं लगेगा, वो परसेंट कैंसिल हो गए। अभी अच्छा पॉजिटिव है इन सब के आगे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस पॉजिटिव? सबसे पहले इसका मतलब, पहले तो EBIT और सेल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सेल्स बढ़ेगा, इंडिपेंडेंट बढ़ेगा, EBIT बढ़ेगा। सेल्स गिरेगा, EBIT गिरेगा। एक तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव था, वो इस सिंबल साइन के साथ समझ में आता है। सेकंड, ये रिलेशनशिप कितना है? 1.7143। इसका मतलब अगर सेल्स 20% बढ़ा, 20% बढ़ा, तो EBIT 1.7143 मल्टीप्लाई कर देंगे, 34.286% बढ़ेगा। ऐसा कैसे? चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। एक काम करते हैं, सेल्स को गिरा देते हैं। लेट सेल्स डिक्रीजेस बाय 5%। फॉर्मूले से पहले कैलकुलेट करते हैं, पहले फॉर्मूले से करते हैं, फिर स्टेटमेंट में जाके वेरीफाई कर लेंगे, और इसे ही क्वेश्चन हमें मिलने वाले। देखो तीन वेरिएबल है, DOL, परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और मैंने आपको सेल्स का चेंज दे दिया, DOL कैलकुलेटेड है। कैन वी कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन EBIT? मैथमेटिक्स बहुत इजी होता है FM में, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। इट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 1.4173 मल्टीप्लाइड बाई सेल्स, क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव 5%। देखते हैं, 1.7143 इंटू 5% में ही रखेंगे, इंटू 5, 8 पॉइंट नेगेटिव 8.5715%। इतना चेंज होगा EBIT में। ये अब हमें पहले से पता है, सिंपल एक फॉर्मूले से। न्यू EBIT की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या बिना स्टेटमेंट बनाए? न्यू EBIT विल बी इक्वल टू, एग्जिस्टिंग कितना था? एग्जिस्टिंग था जी 35। बेस चेंज नहीं होगा। अब नए लेवल 1 पे कैलकुलेट नहीं कर सकता आपने परसेंटेज चेंज। अगर बेस एग्जिस्टिंग माना है तो वापस परसेंटेज अप्लाई भी एग्जिस्टिंग पे ही होगा। हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो ऊपर ग्रेटर देन 1, यहां इक्वल्स टू 1 और लेस देन 1। इनफैक्ट इलास्टिसिटी भी सब जगह कांस्टेंट नहीं होती। जिस पॉइंट की इलास्टिसिटी चेक की गई है, वापस अप्लाई भी चेंज उसी पॉइंट पे होगा। हर जगह इलास्टिसिटी बदलती रहेगी। ये भी हम आगे सीखेंगे। DOL भी कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे जैसे आपके नंबर चेंज होंगे, DOL भी चेंज होगा। जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो रिस्क कम होगी, तो DOL भी कम होगा। और जैसे जैसे आपकी सेल्स कम होगी, आपकी कैपेसिटी रिड्यूस होगी, तो रिस्क बढ़ेगा, DOL भी बढ़ेगा। यानी DOL खुद कांस्टेंट नहीं है, DOL एक पॉइंट के लिए कांस्टेंट है। और ये जब आपने DOL कैलकुलेट किया 1.7143, ये उस पॉइंट पे कांस्टेंट है जब अभी सेल कितनी है? 10,000 यूनिट्स के बराबर की सेल्स है। अप्लाई भी वापस इसी पे होगा। तो अभी 35,000 का आपका EBIT है, 35,000 के EBIT को क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा -8.5715%। पर डायरेक्ट नहीं लिखना माइनस, कैसे लिखते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस करने का, डायरेक्ट माइनस वो कैलकुलेटर कर लेता है। 0.085715। डू नॉट राइट 35,000 माइनस
8.5715%। हाँ, कैलकुलेटर ऐसे कैलकुलेट करता है, पर ये डिजिट है और ये परसेंटेज है, आपस में एडलेस नहीं हो सकते। कैलकुलेटर भी जब आप ऐसे लिखते हो तो वो मैथमेटिक्स यही चलाता है। तो देखें कितना आता है कैलकुलेटर पे, डिवाइड बाय 100, ये है माइनस में, +1 तो हो जाएगा इनटू 35,000 परसेंटेज। कुछ तो गलत कर दिया, देखें वापस से 1 माइनस 0.0, अच्छा वो माइनस ऑलरेडी किया हुआ, डेसिमल में ऑलरेडी था, 0.85715 इक्वल्स टू इंटू 35,000 कितना हो जाएगा, 32,000 हो जाना चाहिए। न्यू ईबीआईटी विल बी 32,000। लेट्स सी, चेक करते हैं, नंबर्स को डालते हैं। L3 लेवल 3, अगर परसेंटेज चेंज हमने क्या किया, -5% विथ रेस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग, L2 नहीं, L1 नहीं, हाँ L2 है ये, विथ रेस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग -5%, तो 10,000 का -5% 500 यूनिट, 9,500 हो जाएगा। तो ये 95,000 हो जाएगा, -5% ही हुआ जी एग्जिस्टिंग से। एग्जिस्टिंग कॉलम, हाँ, L1 नहीं यूज करिएगा। 95 इंटू 4 रुपीज 38,000, 2,000 रुपए कम हो गए, 39,000, ये भी -5%। ये कितना हो जाएगा, 7 कैरी 4 5 57,000, 3,000 कम हो गए ऑन 60,000, -5%। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगा, 25,000, 57 में से 25,000 गए तो 32,000, कितना आया था हमारा भी, 32,000। इसका मतलब अब आपको, अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज अ सीएफओ आपका क्वेश्चन पूछेगा, जी अगली बार सेल्स 50% बढ़ने वाला है, तो बताओ ईबीआईटी कितना बढ़ने वाला है। अगर अगली बार सेल्स 50% बढ़ने वाला है, मल्टीप्लाइड बाय 1.7143, और ईबीआईटी विल इंक्रीज बाय 85%। existing EBIT is 35,000, we will increase by 30,000 प्लस 35,000 कितना हो जाएगा, 65,000। आप इमीडिएटली आंसर दे सकते हो, आपको पूरा स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। And this calculation, what it has actually done, it has quantified that relationship between sales and EBIT। सेल्स जो अनकंट्रोलेबल है और EBIT जो आपके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सकता है। तो अब आपका ये 1.7143 ये शो करता है कि एग्जिस्टिंग लेवल से सेल कुछ भी चेंज होगी तो ईबीआईटी उसका 1.7143 टाइम्स चेंज होगा। सो दैट अनसर्टेनिटी इज नाउ क्वांटिफाइड इनटू ए नंबर, एंड इसी को बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। आई होप सबको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, पहले तो ऑपरेटिंग रिस्क, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड उसका फॉर्मूला सबको समझ में आया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी सबको आना चाहिए। तो एप्लीकेशन क्या होगा, कुछ नहीं जी, आपको एक इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए बोलेंगे, आपको दे रखा आउटपुट, आपको दे रखा आउटपुट, आपको दे रखा सेलिंग प्राइस, आपको दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, आपको फिक्स कॉस्ट पर एनम दिया। क्या इनकम स्टेटमेंट बन सकता है, कंपनी ए कंपनी बी। अगर इनकम स्टेटमेंट बन गया तो क्या हम, अच्छा सर इसमें तो लेवल 1 लेवल 2 लगेंगे, परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए तो ईयर 1 ईयर 2 लगेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि कंपनी ए का एक कॉलम, कंपनी बी का कॉलम, दो कॉलम है, चलो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करो। जितेंद्र राठी एंड कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच का परसेंटेज चेंज का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। यानी हमको यहां परसेंटेज चेंज क्या चाहिए, एक ही कंपनी के दो अलग अलग पीरियड के डेटा चाहिए, पीरियड ईयर 1 ईयर 2, बेस ईयर एंड सेकेंड ईयर। यहां तो वो तो है ही नहीं हमारे, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अभी इसका एक और सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला अगर हम ध्यान से देखें, डीओएल इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं, डीओएल इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स, करेक्ट। ये तो हमने अभी बनाया फॉर्मूला, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन। ये भी हमें समझ में आया, रिलेशनशिप हम देख चुके हैं। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। Can I say it is EBIT at level 1, new EBIT minus EBIT existing first upon EBIT first whole upon new minus existing upon existing upon contribution to minus contribution 1
होल अपॉन कंट्रीब्यूशन 1 इंटू 100 इंटू 100, दोनों अपने अपने परसेंटेज चेंज है, 100 और 100 कैंसिल हो गए। न्यू और ओल्ड कर देता हूं, 2 और 1 से फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको कर देते हैं न्यू, ओल्ड, ओल्ड, न्यू, ओल्ड एंड ओल्ड। अब ये हो गया जी ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी का सिनेरियो, जो यहां इस तरीके से मूव कर जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय EBIT न्यू माइनस EBIT ओल्ड होल अपॉन EBIT ओल्ड यानी एग्जिस्टिंग मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन न्यू माइनस कंट्रीब्यूशन ओल्ड। कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या आप लोगों को? DOL चेक करिए, क्या कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है? ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, बिल्कुल हो रहा है अगर थोड़ा ध्यान से देखें। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन क्या है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया। एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा? एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन कितना है? 60,000। न्यू कितना है? 66,000। कितना डिफरेंस है? 6,000। एग्जिस्टिंग EBIT कितना है? 35,000। न्यू EBIT कितना है? 41,000। कितना गैप है? 6,000। एग्जैक्ट सेम है दोनों, पॉजिटिव 6,000 पॉजिटिव 6,000। ऐसा कैसे हो गया? क्या ये हमेशा होगा? चेक करते हैं। 66,000 से 57,000 3,000, 41,000 से सॉरी 66,000 से 57,000 9,000, 41,000 से 32,000 भी 9,000, 60,000 से 57,000 3,000, 35,000 से 32,000 भी 3,000। हमेशा सेम आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो न्यूमेरिकली समझते हैं। व्हाट इज EBIT? व्हाट इज EBIT? EBIT is equals to contribution माइनस फिक्स कॉस्ट। तो अगर ये एग्जिस्टिंग लेवल की बात करूं, ओल्ड की बात करूं, इट विल बी EBIT ओल्ड अपॉन इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन ओल्ड माइनस फिक्स कॉस्ट। ओल्ड नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है ना, ओल्ड ना न्यू, वो तो एक ही है। और जब न्यू EBIT निकाला, EBIT न्यू इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन न्यू माइनस फिक्स कॉस्ट। दो इक्वेशन बन गई, इनको क्या कर रहे हैं हम? माइनस कर रहे हैं, कैंसिल हो गए। क्या बन गया? EBIT ओल्ड माइनस EBIT न्यू will be always equals to contribution old माइनस contribution new। अब ये कहां? हमारा तो न्यू माइनस ओल्ड चल रहा है, तो कोई बात नहीं, साइन चेंज कर देते हैं, दोनों साइड से माइनस निकाल देते हैं, तो हमारा बन जाएगा EBIT न्यू माइनस EBIT ओल्ड होल इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन न्यू माइनस कंट्रीब्यूशन ओल्ड। ओल्ड, और यही तो वो टर्म है जो हम ऊपर देख रहे हैं हमारे फॉर्मूले में। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन, ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो सकते हैं? कैंसिल हो सकते हैं, और ये रिलेशनशिप हमेशा होल्ड करेगी। क्या फाइनली फॉर्मूला बना? फॉर्मूला इज DOL इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन एग्जिस्टिंग अपॉन EBIT एग्जिस्टिंग। ये रहा जी हमारा नया फॉर्मूला। जरा नंबर्स भी डाल के देख लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन एग्जिस्टिंग कितना था? कंट्रीब्यूशन एग्जिस्टिंग था हमारा how much? 60,000 एंड EBIT 35,000। जरा नंबर्स डाल के देखते हैं, मैच होना चाहिए। 60,000 डिवाइडेड बाय 35,000 इज इक्वल्स टू
60,000 डिवाइडेड बाय 35,000 इज इक्वल्स टू 1.7143 इक्वल्स टू 1.7143। क्या यही आया था कि हमारा 1.7143? दिस इज द सेम। यानी आपका ये परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यूज करिए या ये छोटा वाला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी यूज करिए, आंसर तो वैसे ही आ जाता है। तो क्या इस क्वेश्चन में जिसमें आउटपुट, सेलिंग प्राइस, वीसी, कंट्रीब्यूशन दिया, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, क्या इनकम स्टेटमेंट बन के ईबीआईटी तक कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी लगा के क्या हम हमारा डीओएल कैलकुलेट कर सकते हैं? दैट्स इट, इतना सा काम रहता है। वापस से पूरा रिकैप करते हैं, फिर डीएफएल की बात करते हैं, फिर डीसीएल की बात करते हैं। डीएफएल इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डीसीएल इज डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। या नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। आज हम यहाँ डीओएल को वापस पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या किया हमने जरूर लिखिएगा, इसी को हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ स्पेस रखिएगा, हमें डीएफएल का भी काम करना है। यहाँ स्पेस रखिएगा क्योंकि हमें डीएफएल की भी आगे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी रिस्क एनालाइज करनी है, जो कि ईबीआईटी से लेके कहां तक होगी, इक्विटी अर्निंग्स तक होगी। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डीएफएल और डीसीएल के भी फॉर्मूले बनाएंगे। क्या क्या किया हमने? सबसे पहले हमने समझा रिस्क क्या होती है। रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। हमने कहा जी हमने रिस्क ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, जहां परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस किया। और डिमांड इज डिपेंडेंट बेस्ड ऑन प्राइस। प्राइस अनकंट्रोलेबल है, वो मार्केट डिसाइड करता है। इन परफेक्ट मार्केट वी आर प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। तो यहां पर हमें एक रिलेशनशिप मिला, एक जनरल रिलेशनशिप मिला, जनरल क्वांटिफिकेशन का रिलेशनशिप मिला रिस्क के क्वांटिफिकेशन का, कि इट इज परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट को किससे डिवाइड कर दो, परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट से डिवाइड कर दो। हमने जब ये इनकम स्टेटमेंट बनाया तो हमें पता चला सेल्स इंडिपेंडेंट है और ईबीआईटी डिपेंडेंट है। हमने इसी चीज का फायदा उठाया और हमने रिलेशनशिप को यूज किया। हमने कहा जी परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट का मतलब ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट का मतलब सेल्स, और हमने फॉर्मूला बना दिया। ये किस चीज को क्वांटिफाई कर रहा है? ये रिलेशनशिप को क्वांटिफाई कर रहा है कि जी सेल्स के चेंज होने से, X% चेंज होने से मेरा डिपेंडेंट ईबीआईटी कितना चेंज होगा, मैं उसको क्वांटिफाई कर रहा हूं। और ये क्यों हो रहा है? ये रिलेशनशिप ऊपर से नीचे तक सेम प्रोपोर्शनेट क्यों सर्टेन नहीं है? सेल्स 10% बढ़ता है, वीसी 10 बढ़ता है, कंट्रीब्यूशन 10 बढ़ता है, नीचे ईबीआईटी क्यों नहीं 10 बढ़ता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट। जब जब एक फिक्स कॉस्ट होगी तब तब ये जो प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप ऊपर से आ रहा है वो नीचे क्या होगा, कैरी नहीं करेगा, ब्रेकडाउन होगा। ये ब्रेकडाउन इसलिए हो रहा है कि वीसी तब लगती है जब सेल्स होता है, पर फिक्स कॉस्ट बिना सेल्स के भी इनकर होती है। तो यही वो रिस्क है कि हम एक्चुअली इतनी सेल्स और कंट्रीब्यूशन जनरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे जिससे कि हम फिक्स कॉस्ट पे करें। और इसी रिस्क को हम बोलते हैं बिजनेस के ऑपरेशन के रिस्क, यानी कि बिजनेस जो आप यूज कंटिन्यू कर रहे हो उसके ऑपरेट करने के रिस्क। तो इसी रिस्क को बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। इट इज द अनसर्टेनिटी दैट बिजनेस विल बी एबल टू जनरेट सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन टू मीट आउट ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और नॉट। क्वांटिफाई करते हैं तो इसको एक सिंबल देते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। कैसे कैलकुलेट किया? फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमने वैल्यूज डाली, वैल्यूज डाल के हमने इसको वेरीफाई भी किया कि सेल 10 की जगह 5% गिर जाए तो क्या होगा, क्या हमारे नंबर मैच होते हैं? हाँ जी। तो इसका मतलब ये 1.7143 एक क्वांटिफिकेशन हो गया, एक नंबर हो गया जिसने क्या रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया। सेल जो कि हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है उसका ईबीआईटी पे क्या इफेक्ट आएगा, वो 1.7143 टाइम्स इफेक्ट लेके आएगा। हमने फिर इसी का एक छोटा फॉर्मूला और वर्जन निकाला, क्योंकि ये परसेंटेज चेंज तभी लगता है जब हमारे पास में दो पीरियड का डेटा हो। दो कंपनी नहीं होनी चाहिए, दो पीरियड का, एक ही कंपनी का डेटा होना चाहिए। हमने कहा जी एक ही है तो फिर क्या होगा, तो हमने उसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला और बना दिया और उससे भी आंसर सेम ही आता है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन हो गया कंप्लीट। हम नेक्स्ट सेशन में वापस बैक टू बैक अभी डीएफएल और डीसीएल भी डिस्कस कर लेंगे और फिर हमारे क्वेश्चंस भी शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ ऑलमोस्ट चैप्टर का 50% कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब 50% कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब इन सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले 5 सेशन में किए हैं इनको हम अप्लाई करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सब में हमें डीओएल डीएफएल यही कैलकुलेट करना है, बस अलग अलग तरीके के मैथमेटिक्स लगेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट एज इट इज अगले 15-20 क्वेश्चन तक एज इट इज कॉन्सेप्ट अब चलने वाला है। तो नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करते हैं डीएफएल और डीसीएल तक, डीसीएल भी। तब तक ध्यान रखें एंड टेक केयर एंड गुड डे। थैंक यू सो मच।